नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 40 लेकर आया हूं दोनों लेवल के लिए, जिसमें आपको व्याकरण और शिक्षण विधियों के बहुत ही शानदार और नए प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और अपना सही से मूल्यांकन कर लीजिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि का उदाहरण नहीं है? देवर्षि, जलोर्जा, वर्षर्तु और महोदार्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। किस विकल्प में गुण संधि नहीं हो रही है? बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 1 में। मित्रों, देवर्षि की बात करें तो देवर्षि शब्द में देव प्लस ऋषि, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है और यहाँ पर अ प्लस री से अर बनता है, तो ये गुण संधि है। जलोर्जा का विच्छेद करें तो इसका होगा जल प्लस ऊर्जा, यहाँ पर भी अ प्लस ओ बन जाता है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। वर्षर्तु की बात करें तो इसका विच्छेद होगा वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ पर भी आ प्लस री अर बन जाएगा, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। लेकिन जो महोदार्य शब्द है, महोदार्य में महा प्लस औदार्य से बनकर ये शब्द बना है महोदार्य, तो ये गुण संधि का उदाहरण न होकर के ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतलब आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। समाज प्लस इक सामाजिक, अदिति प्लस ये आदित्य, रस प्लस इक रासिक, दिति प्लस ये दैत्य। तो कौन सा अशुद्ध युग्म है? सही विकल्प का चयन करें प्रश्न नंबर 2 में। मित्रों देखिए, समाज प्लस इक सामाजिक ही बनेगा, इक प्रत्यय से आ में बदल गया। दिति प्लस ये दैत्य बनता है, ये प्रत्यय लगने से ये जो दी है ये ऐ में बदल गया। ये जो अदिति शब्द है, अदिति में ये प्रत्यय लगने से आदित्य बन जाता है, लेकिन रस प्लस इक रासिक न होकर के शब्द बनेगा रसिक। इक प्रत्यय लगने के बावजूद भी र में आ की मात्रा नहीं लगेगी, तो ये क्या है? गलत है। आपका यही आंसर राइट है, क्योंकि आपको अशुद्ध देखना था और ये क्या है? अशुद्ध है। तो दूसरा क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपसे अच्छी तरह से देखना है आपको। किस विकल्प में सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? स्वस्ति, स्वार्थ, स्वागत और सभी में। तो देखिएगा विकल्पों को, सु उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है? बताइए राइट आंसर कौन सा विकल्प सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन में। मित्रों राइट आंसर कौन सा विकल्प है अच्छे से चयन कीजिएगा। देखिए सभी में तो हम ऐसा मानेंगे नहीं कि सुपसर्ग नहीं लगा हुआ है, हालांकि दिख तो किसी में नहीं रहा है, लेकिन स्वागत शब्द की बात करें तो स्वागत में सु प्लस आगत से स्वागत शब्द बना है, तो इसमें तो सुपसर्ग है। स्वस्ति शब्द की बात करें तो स्वस्ति शब्द सु प्लस अस्ति, स्वस्ति अच्छा है, ठीक है, इसमें भी सुपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन स्वार्थ की बात करें तो ये स्व प्लस अर्थ से मिलकर बना हुआ है, इसमें सु उपसर्ग न लगकर स्व उपसर्ग लगा हुआ है। तो कौन सा विकल्प सही है? फिर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। चौथा क्वेश्चन, वह स्वयं नहीं आएगा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मित्रों वह स्वयं नहीं आएगा, तो वह जो शब्द है वह तो पुरुषवाचक होता है, लेकिन स्वयं अगर किसी के लिए, जैसे वह अपना काम खुद कर लेगा, वह स्वयं नहीं आएगा, वह खुद चला जाएगा, तो अगर एक ही व्यक्ति के लिए 2 बार किसी शब्द का प्रयोग हो और वो खुद के लिए हो, निज के लिए हो, तो उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? निजवाचक सर्वनाम। प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर।
पांचवा क्वेश्चन मित्रों, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? मूल व्यंजन है 35, 25, 33 और 44। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन तो साथियों देखिए, क, च, ट, त, प, 5 जो ये वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5 5 वर्ण होते हैं। तो 5 पंजे 25, 25 व्यंजन तो ये हो गए। 25 व्यंजन के साथ ही 4 व्यंजन होते हैं अंतस्थ, 4 व्यंजन होते हैं उष्म। तो 25 4 29 4 33। मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, जबकि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, अतः इनको संयुक्त व्यंजनों को जो होते हैं ना, श स है। तो साथियों श है क्या, सॉरी, एक तो ज्ञ, एक श्रेय, एक ये, इस प्रकार से जो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं ये मूल व्यंजनों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन साथियों, आज हर घर में रावण है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और उपयुक्त सभी। तो आज हर घर में रावण है मित्रों, यहाँ पर देखिएगा रावण की तो बात की जा रही है। अगर डायरेक्टली पूछ ले रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो रावण तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन वाक्य में प्रयोग करके हर घर की बात की जा रही, मतलब रावण जैसे जो रावण में दुर्गुण थे वैसे दुर्गुण आज हर व्यक्ति में है, आज हर घर में रहने वाले व्यक्ति में है। तो उसकी संपूर्ण जाति का वो बोध करा रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी प्रश्न नंबर 6 में। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है साथियों छठे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। 7वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। शिशु का शेषव, मीठा का मिठास, नौकर का नौकरी और गुरु का गुरुत्व। कौन से विकल्प में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है साथियों? देखिए गुरु, गुरु एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इसका भाववाचक गुरुत्व बन रहा है। नौकर, नौकर एक जातिवाचक संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय लगने से ये भाववाचक बन रहा है। शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है और इसमें अप्रत्यय लगने से शेषव शब्द बनता है जो कि भाववाचक है। लेकिन साथियों जो ये मीठा शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा न होकर के ये एक विशेषण है, ये विशेषण से भाववाचक बना है न कि जातिवाचक से। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में? दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, टेलीविजन भूमिका अदा करता है लिंगवा फोन की, रेडियो और छायाचित्र की, जादुई लालटेन की और नाटक की। तो टेलीविजन किसकी भूमिका अदा करता है? मित्रों सभी को पता होगा कि जो टीवी होती है वो दृश्य और श्रव्य सामग्री होती है, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो लिंगवा फोन की तो भूमिका अदा करेगी नहीं, क्योंकि लिंगवा फोन में तो सिर्फ सुनाई देता है, जादुई लालटेन में सिर्फ दिखाई देता है। नाटक अलग चीज हो जाती है, ये रेडियो और छायाचित्र की भूमिका अदा करता है साथियों, क्योंकि रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है और छायाचित्र में सिर्फ दिखाई देता है। तो दोनों चीजें किस में आ जाएगी? टीवी में आ जाएगी। इसलिए दूसरा विकल्प आपका 8वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन क्या है? प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है समाचार पत्र को, पत्रिकाओं को, पाठ्य पुस्तक को और विद्यालय पत्रिकाओं को। तो प्रिंट मीडिया में कौन सी चीज नहीं आएगी? 9वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन कीजिएगा, राइट आंसर बताओ मित्रों। प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है कि जो विद्यालय में गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें ऑफिशियल जो पाठ्यक्रम में दी गई है उसके अलावा जो छपी हुई चीज़ें हैं वो सभी प्रिंट मीडिया में आएगी। तो जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, विद्यालय पत्रिकाएं हैं, ये सभी छपी हुई चीज़ें होती है पाठ्यक्रम के अलावा। और जो पाठ्य पुस्तक है ये सिलेबस में आती है, इसलिए इसको हम प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं करेंगे। चौथा विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो साथियों 10वां क्वेश्चन, निम्न में से बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में शब्दों उच्चारण संबंधी,
वर्तनी संबंधी, वाक्य संरचना संबंधी। तो मित्रों जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें कौन सी भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं की जाती है? तो वो उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में त्रुटियां करते हैं, लिखने में त्रुटियां करते हैं, वाक्य की संरचना निर्मित करने में त्रुटियां करते हैं, लेकिन पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में वो त्रुटियां नहीं करते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 10वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो मित्रों 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, मुख्य फिल्म उदाहरण है दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का और उपयुक्त सभी का। मुख्य फिल्म, पहले आपको पता होना चाहिए कि मुख्य फिल्म का मतलब क्या होता है। मुख्य फिल्म का मतलब होता है जिसमें बोला नहीं जाता है, सिर्फ दिखाई देता है, अतः ये दृश्य सामग्री का उदाहरण है। मुख्य का मतलब क्या होता है? बिना बोले। तो जब पहले नई नई जब पिक्चरें बनती थी पहले शुरू में, तो वो मुख्य फिल्म होती थी साथियों। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही है 11वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो मित्रों देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन को। अशुद्ध तत्सम तद्भव युग्म कौन सा है? लोमशा का लोमड़ी, दूसरा है शाप का श्राप, तीसरा है श्वशुर का ससुर और चौथा है रक्षा का राखी। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा लग रहा है आपको? तो मित्रों रक्षा तत्सम शब्द है, राखी तद्भव है, श्वशुर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनता है ससुर, लोमशा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनता है लोमड़ी। लेकिन साथियों जो शाप शब्द है ये तत्सम न होकर के ये कोई तत्सम शब्द नहीं है, और ये जो श्राप है ये कोई तद्भव शब्द नहीं है। तो ये अशुद्ध तत्सम तद्भव युग्म है साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा आपके 12वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 13, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अर्थ है आगमन विधि का प्रयोग करना, तकनीक का प्रयोग करना, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना और अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण करवाना। तो बहुमुखी प्रयास का अर्थ क्या होगा? दिए गए विकल्प का चयन में से कौन सा सही विकल्प है उसका चयन कीजिएगा साथियों प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों देखिए आगमन विधि का प्रयोग करना ही बहुमुखी प्रयास नहीं होता है, न ही तकनीक का प्रयोग करना, बल्कि सभी विषयों का जब अलग अलग विषयों का शिक्षण कराया जाता है उसमें भी यदि आप भाषा पर बल देते हो, जैसे गणित पढ़ा रहे हो बच्चों को, सामाजिक पढ़ा रहे हो, आप भले ही हिंदी पढ़ा रहे हो, भले आप बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हो, प्रत्येक विषय में यदि आप भाषा पर बल देते हो तो वही बहुमुखी प्रयास कहलाता है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 13वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो साथियों 14वां क्वेश्चन क्या है? गद्य शिक्षण की विधि है अर्थबोध विधि, कौशल विधि, लेखन विधि और अक्षर बोध विधि। गद्य शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी है? मित्रों दिए गए चारों विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विधि अर्थबोध विधि मानी जाती है। मूल रूप से ही ये गद्य शिक्षण की विधि होती है अर्थबोध विधि। प्रथम विकल्प आपका सही है 14वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 को। क्या है आपका प्रश्न नंबर 15? 15वां क्वेश्चन है सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तिक, इक, छोटा इक या क। तो देखिए सांस्कृतिक शब्द में अगर हम इसका विच्छेद करें तो संस्कृत प्लस इक प्रत्यय लगने से आ में बदल जाता है और यहाँ पर शब्द बनता है सांस्कृतिक। तो इसमें ना ही तो तिक प्रत्यय है, ना ही क प्रत्यय है, ना ही बड़ी इक नहीं है बल्कि छोटा इक। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16वां क्वेश्चन है अनिश्चित में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ता, ती, बड़ी ती और ते। तो अनिश्चित शब्द में देखिए अनिश्चित ते, अनिश्चित ती, अनिश्चित ती ये गलत है, बल्कि अनिश्चित प्लस ता बराबर शब्द बनता है अनिश्चितता। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 16वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है आपसे? इनमें से कौन सा सामसिक पद नहीं है? यथाशक्ति, शारीरिक, तिरंगा और रंगमंच। तो साथियों
कौन सा इसमें से सामसिक पद का उदाहरण नहीं है साथियों? राइट आंसर का चयन कीजिए। देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का विच्छेद होता है शक्ति के अनुसार, यहां पर ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तिरंगा मतलब तीन रंगों वाला, मतलब तिरंगा क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये भी समास का उदाहरण है, ये भी समास का उदाहरण है। रंगमंच ये भी समास का उदाहरण है, लेकिन ये जो शारीरिक शब्द है इसमें कोई भी समास नहीं है, ये समास का उदाहरण नहीं है मित्रों। 17वें क्वेश्चन में आपके जो दूसरा विकल्प दिया हुआ है यही आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म विलोमार्थक है? ऋजु का वक्र, आधुनिक का नवीन, प्रवृत्ति का आवृत्ति और रत का निरत। तो यहाँ पर देखिएगा युग्म विलोमार्थक मतलब जिसमें सही विलोम शब्द दिया हुआ है। तो मित्रों रत का निरत नहीं होता है, आधुनिक और नवीन तो दोनों एक ही चीजें हैं। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, आवृत्ति नहीं होता है। अतः यहाँ तीनों ये गलत है, बल्कि सही विकल्प कौन सा है? प्रथम वाला, ऋजु का वक्र, बिल्कुल ये एक सही विलोम युग्म है। आपका प्रथम विकल्प सही है 18वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 20 ही प्रश्न है इस टेस्ट में। प्रश्न नंबर 19, खुदाई के लिए बनाए गए उपकरण को राजस्थानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बेवणी, बांदरवाल, पावड़ा और छाणो। तो साथियों खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? इसको मित्रों छाणो अलग चीज होती है, ये जो गोबर होता है उससे बनता है, और जो खुदाई के लिए उपकरण बनाया जाता है उसको पावड़ा कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? उसको पावड़ा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो कैसा है लगा हमें जरूर बताकर जाए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 20वां क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी जरूर कमेंट करके जाए। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए छत्र छाया, छत्र प्लस छाया, तो यहां पर शुद्ध शब्द इसका होता है छत्रित छाया। क्या होता है साथियों? छत्रित छाया, मातृ प्लस छाया, मातृ छाया। तो इस प्रकार ये संधि के कारण ऐसा इसमें हुआ है, इसमें आधा च आना चाहिए, तो ये संधि संबंधी अशुद्धि है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 20वें क्वेश्चन में। आज का ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों। कमेंट करके जाए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।